हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? ये कोरोना महामारी आपके लिए संभावना और चुनौती दोनों लेकर आया है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी ने 65वां बीपीएससी के लिए मेंस के लिए डेट निर्धारित कर रखा था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है, अगले नोटिस तक। मैं सोचता हूँ कि इसको किस रूप में लिया जाए, एक अवसर के रूप में या फिर इसे एक समस्या के रूप में। मैं मानता हूँ चीज़ों को सकारात्मक रूप में लेने से संभावनाएं बहुत बलवती होती है, इसलिए आप इसे एक सकारात्मक रूप में लें, क्योंकि मैं जानता हूँ पिछले दिनों जिस तरह का समय और दौर से आप गुजरे, उसमें आपका प्रिपरेशन विभिन्न कारणों से व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ और अचानक डेट आ जाने से आप दबाव में आ गए थे। कुछ लोगों ने टेस्ट नहीं ज्वाइन कर पाए, कुछ लोगों ने क्लास नहीं कर पाए, कुछ लोगों ने सोच रखा था कि अगर ऑफलाइन क्लासेस है तो ऑफलाइन क्लासेस करता, समझ रहे। लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक लॉकडाउन हो जाने की वजह से फिर अभी भी लगातार सिचुएशन वैसा ही है, तो इस परिस्थिति में डेट बढ़ा दिया गया। तो उस परिस्थिति में आपको चाहिए कि इसका अवसर का लाभ उठाएं और जो कमी रह गया उसको पूरा करें। जैसा कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्लास पटना में ले रहा था या दिल्ली में ले रहा था, और जहाँ छोड़ा था वहाँ से मैं पूरी तरह ऑनलाइन क्लासेस लेके टॉपिक कवर कर चुका हूँ। इसलिए जो स्टूडेंट पब्लिक एड से जुड़े हुए हमसे हैं, उन्हें तो किस रूप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मैंने सब कवर कर रखा है। लेकिन आज मैं इसको भी जो डेट बढ़ा है आपके जैसा, इसको एक अवसर ले रहा हूँ और मैंने 65वां बीपीएससी के लिए करीब 39 टॉपिक आइडेंटिफाई किया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में मिलाकर। ठीक है, तो मैं आपसे प्रतिदिन एक टॉपिक टेकअप करूंगा और कोशिश करूंगा उसका आंसर राइटिंग के फॉर्म में आपको दूं। मैं अक्सर देखता हूं स्टूडेंट्स टॉपिक जानते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर होता है, लेकिन कैसे लिखना है, कहाँ शुरुआत करना है, कैसे कंक्लूड करना है, इस टॉपिक पर स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं, बेहतर ढंग से नहीं लिख पाते, समझ रहे। तो उसी संदर्भ में ये क्लासेज मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ रहे। ये 39 दिन का है या उसके पहले भी खत्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कि अगर डेट टाइम बढ़ गया तो फिर आराम से होगा, और नहीं तो फिर आवर्स बढ़ाकर इसे पूरा कर दिया जाएगा। तो टॉपिक मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक में इस बार विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका लिया है। तो आज मैं उसी टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक पर बीपीएससी में एक दफा काफी क्वेश्चन आता था, लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इधर विगत वर्षों से इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका जो टॉपिक है, ये बहुत ही वेग टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, और इसमें ना बहुत लिखने की गुंजाइश है, बहुत वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, और सबसे इंटरेस्टिंग है कोई किताब में ढंग से इस टॉपिक में मटेरियल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स को जब लिखना होता है तो बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि किताब में मटेरियल मिलता नहीं, स्टैंडर्ड किताब में, और मिलता भी है जो क्वेश्चन पूछा गया होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अब बात करता हूँ विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। लेकिन इस टॉपिक पर देखने के पहले थोड़ा और भी देखना होगा कि कुछ साल विकसित देश और कुछ देश विकासशील देश तो अलग अलग ही पूछा है, और कुछ देश में कुछ साल में क्वेश्चन जो आया विकसित देश में लेकर विकासशील समाज लिखा, विकासशील समाज, विकसित समाज। तो समाज और देश में क्या फर्क हुआ, दो दृष्टि से देखा जाए। अगर देखा जाए उत्पत्ति के दृष्टि से तो समाज का ये घटक हुआ राज्य, जिसको हम देश कहते हैं, क्लियर है। और अगर आम व्यवहार में हम देखते हैं तो देखते हैं कि देश जो होते हैं, समझ, एक देश में विभिन्न प्रकार के समाज के लोग रहते हैं, समझ रहे हैं। एक देश में विभिन्न प्रकार के कुछ उच्च वर्ग के रहते हैं, कुछ विकसित समाज होते हैं, कुछ अल्प विकसित समाज होते हैं, कुछ विकासमान समाज होता है, ऐसा भी होता है।
लेकिन मोटा मोटी आप समझ लो, जब विकसित देश पूछ रहा हो या विकसित समाज पूछ रहा हो तो मोटा मोटी अप्रोच वही होगा। अंतर केवल यह ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, समाज पूछा गया है कि देश पूछा गया है। अगर देश पूछा गया है तो देश को एड्रेस करके आंसर लिखे, और समाज पूछा गया है तो समाज को एड्रेस करके क्वेश्चन पूछिए। इन जनरल आप मोटा मोटी मान के चलिए कि हम लोग एक जैसा समझते हैं, लेकिन एक जैसा है नहीं। राजनीतिक समाज को ही राज्य कहते हैं या देश कहते हैं। क्लियर है? एक दफा और क्वेश्चन इस टॉपिक में आएगा कि जनरली आता है कि प्रशासक, प्रशासन है, लोक प्रशासन की भूमिका नहीं, लोक प्रशासक की परिस्थिति। तो प्रशासन और प्रशासन में क्या फर्क हो गया? प्रशासन एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है, और जो से जुड़ा शख्स है जो उस कार्य को कर रहा है वो प्रशासक कहलाता है। या डीएम प्रशासक हुआ, कमिश्नर प्रशासक हुआ, समझ रहे हैं, बीडीओ भी प्रशासक हुआ, और भी जितने अधिकारी जो कार्य को कर रहे हैं समझ वो प्रशासक हो सकते हैं। समझ, तो प्रशासक की परिवर्तित स्थिति, परिवर्तित परिस्थिति का मतलब क्या हुआ? परिस्थिति का मतलब स्टेटस, पहले कैसा था अब कैसा है। अगर हम देखें 1950 में जिस जिला कलेक्टर और 2020 में कलेक्टर देखे तो दोनों के परिस्थिति में विगत वर्षों में व्यापक परिवर्तन है। पहले का कलेक्टर और अब का कलेक्टर में बहुत फर्क हो गया। पहले का कलेक्टर को लोग जनता का माई बाप समझते थे कि नहीं? पहले के कलेक्टर को लोग क्या समझ रहे हैं कि मतलब अभिभावक समझते थे, और आज के समय कलेक्टर को लोग प्रबंधक समझते हैं, या फिर वो समझ मित्र समझते हैं, सहयोगी समझते हैं। अब अभिभावक बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। तो इस चीज को ध्यान में रखना। परिवर्तित का मतलब क्या हुआ? परिवर्तित का मतलब जो समय अंतराल में बदला है, मतलब 1950 में जो वस्तु स्थिति थी और 2012 में या 2020 में जो स्थिति, ये परिवर्तित काफी हो चुकी। ठीक है। और जो देखोगे परिस्थिति और भूमिका फर्क क्या हुआ? परिस्थिति का मतलब हुआ स्टेटस, मतलब क्या था स्वरूप, और भूमिका मतलब किस तरह का किरदार निभा रहा, किस तरह का भूमिका निभा रहा, किस तरह का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर उस संदर्भ में देखना है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर वर्कआउट करेंगे। हमारा टॉपिक होगा विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की बदलती भूमिका। समझ, अगर कोई क्वेश्चन अगर आप एड्रेस कर लो तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है विकासशील समाजों में लोक प्रशासक की भूमिका का परीक्षण करें, एक क्वेश्चन है। या फिर कह सकते हो विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करो। 42वां बीपीएससी में आया था, विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करें। सपोज यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग को लिखना है। हमारे 42वां बीपीएससी का क्वेश्चन है विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करें। एनालाइज द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। समझ रहे हैं? विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करें। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को शुरू करना होगा कि इस क्वेश्चन को जब लिखना है तो कैसे इसका आंसर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज वो देख ले। तो क्वेश्चन में विकसित और विकासशील देश ये इम्पोर्टेंट है, फिर लोक प्रशासन इम्पोर्टेंट है, फिर भूमिका इम्पोर्टेंट है, फिर विश्लेषण इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसे हम अंडरलाइन करेंगे क्या क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब सब इम्पोर्टेंट तो है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो देखते हैं लोक प्रशासन सबसे इम्पोर्टेंट हो गया नंबर 1, फिर विकसित और विकासशील देश हो गया नंबर 2, फिर भूमिका हो गया नंबर 3, और नंबर 4 विश्लेषण करना। समझ रहे? तो हम लोग शुरुआत करेंगे लोक प्रशासन से, फिर विकसित और विकासशील समाजों में चलाएंगे, फिर वहाँ भूमिका का परीक्षण करेंगे, फिर अंत में कंक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो इसी टॉपिक पर अभी हम लोग आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करें। विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करें। ठीक है। ये टॉपिक हमारा है, तो शुरुआत करते हैं। हम लोग इस आंसर को करीब कोशिश करेंगे। आप समझ एग्जाम हॉल में आपको कितना टाइम मिलने वाला है?
3 घंटे का एग्जाम है, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए आधा घंटा आपके पास रहेगा आंसर लिखने के लिए। आधा घंटा में 5 मिनट तो कम से कम 2-3 मिनट तो आपको सोचने विचारने में लगाना चाहिए। तो आपके पास 25 से 27 मिनट है। तो 25 मिनट में कुछ के आंसर वो कैसे लिखेंगे ताकि एक क्वालिटी आंसर आ जाए, अच्छा मार्क्स दिलाने वाला आंसर आ जाए, ये बड़ा दिलचस्प चीज होता है। हमारे कई दफा क्या होता है कि हम कुछ वैसे चीजों को लिख देते हैं जो क्वेश्चन में वारंटेड नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, आप लिख दिए तो मार्क्स कट जाने का चांस रहता है कि नहीं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा मतलब डिक्टेट करने के मोड में हूँ कि आप उसको लिखते हुए डिक्टेट करते हुए लिखते हुए चलो, और कहीं कोई दिक्कत हो तो 2 बार सुनना, मैं समझता हूँ क्लियर हो। उससे भी नहीं क्लियर हो तो फिर आप फोन से ही पूछ सकते हो अगर कोई लाइन में कोई दिक्कत है तो। जैसा कि ऐसे और यहाँ मार्क करोगे कि कालक्रम में जैसे जैसे आप समय अंतराल में आगे बढ़े हैं, आप देखते हो कंटीजेंसी सिचुएशन ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो कंटीजेंसी सिचुएशन का मतलब क्या हुआ, आकस्मिक परिस्थितियां। समझ रहे, जैसे ये बातें 1970 के दशक में उतना प्रभावपूर्ण नहीं थे जितना 2020 में देखने को मिला। 2020 का जो अब तक का जो लेखा जोखा है उस देख के तो बड़ा निराशा होती है। ऐसा लगता है कि ये मानव पतन की दौर में चला आया है, सर्वनाश की तरफ बढ़ रहा है, व्यवस्था खत्म होने की ऐसा लगता है। जो आज के तारीख में देख रहे, हर तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है, हर तरफ अव्यवस्था मचा हुआ है, बड़े पैमाने पर क्षति हो रही है, बड़े पैमाने पर मुद्दे उभर रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दिस इज बेसिक में क्लियर। तो वही आप जैसे मैं क्योंकि सोचता हूँ कि जैसे हम लोग संगठन में बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं वैज्ञानिक प्रभाव सिद्धांत, फिर नौकरशाही सिद्धांत, फिर प्रशासनिक सिद्धांत वगैरह पढ़ते हैं ना। मेरे लगता है ये सब सिद्धांत समान परिस्थिति में डेवलप हुआ। उस समय परिस्थितियां कुछ हिसाब से थी कि उसी को एड्रेस करते हुए डेवलप किया। जो आज के परिस्थिति में हो सकता है काम ना करे, तो इस परिस्थिति में क्या तरीका अपनाया जाए, ठीक है, कि व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे। तो इसी टॉपिक पर अभी हम लोग वर्कआउट करेंगे कि कंटीजेंट अप्रोच, हर चीज को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को हमको समान परिस्थिति में नहीं देखना, कंटीजेंट स्थिति में देखना। मानव संबंध सिद्धांत को हम लोग समान परिस्थिति में नहीं देखें बल्कि कंटीजेंट परिस्थिति में देखें। समय व्यवहारवादी उपागम को हम कंटीजेंट सिचुएशन में देखें, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाएगा, समान परिस्थिति में नहीं बल्कि कंटीजेंट परिस्थिति में। इसी पर हम लोग को वर्कआउट करना। टॉपिक शुरू करें हम लोग। टॉपिक है विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। इसमें हम लोग 2-3 भाग में बांट कर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो लोक प्रशासन के बारे में आपको मैं बतलाऊंगा, फिर आपको मैं बतलाऊंगा विकसित देश में लोक प्रशासन की भूमिका, फिर विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका, फिर अंत में इस पर एक निष्कर्ष कंक्लूड करूंगा। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर इस टॉपिक को लिखना हो तो कैसे लिखिएगा बताइए। मतलब आपके पास आधा घंटा 20 मिनट समय है, ऐसे में आपको इसको लिखना 25 मिनट में 27 मिनट में इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। कोई कंफ्यूजन तो बोलिएगा। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किया हूँ जो यूपीएससी में आया है ना अभी तक का, वो क्वेश्चन में देख रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2019 तक में क्या क्या क्वेश्चन आए। उस क्वेश्चन को समझने से भी समाज में चल रहे घटनाओं से परिचित होने का मौका मिलता है। तो स्टार्ट करें हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखिएगा, पहले तो थीम देंगे, उत्तर का शुरुआत करेंगे जिसको उत्तर का सार कहते हैं। तो शुरुआत कर सकते हैं आप, लिखिए आप, देखिए या सुनिए जो भी कर रहे हैं। ये तो बड़ा मेरे लिए भी पहला अनुभव है कि मैं ऑनलाइन क्लास डिक्टेट कर रहा हूँ। अदरवाइज लेक्चर देना तो आसान होता है कि धारा प्रवाह बोलते चले जाइए, समझ रहे, उसमें स्टूडेंट सुन रहे हैं, ना भी सुन रहे हैं, बाद में सुन लेंगे चलेगा। लेकिन यहाँ पर तो आपको मेरा मनसा है कि आप उसको समझिए, लिखिए और फिर मेरे को लिख कर अपने तरीका से लिख के हमें पोस्ट करिए। क्योंकि कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता कि जो मैं बतला रहा हूँ ये आंसर स्टैंडर्ड है या आप जो लिखोगे वही स्टैंडर्ड है। हर स्टूडेंट का लिखने का तरीका अलग होता है।
केवल मापदंड ये है कि क्या वह मानक है और पूछे गए तौर तरीका के अनुरूप है या नहीं। अगर पूछे गए तरीका के अनुरूप है तो स्टैंडर्ड ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे भटका हुआ बिखर रहा है तो फिर तो बेकार माना जाएगा। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आप लिख सकते हो, देखिए 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 स्टार्ट करिए। देखिए इन दिनों मतलब हाल के दिनों में, ठीक है, हाल के दिनों में विश्व के सभी देशों में, हाल के दिनों में विश्व के सभी देशों में, हाल के दिनों में विश्व के सभी देशों में, या विश्व के सभी देशों के विकासशील विश्व के सभी देशों के प्रशासनिक प्रणाली में व्यापक परिवर्तन देखा गया है। हाल के दिनों में विश्व के सभी देशों के प्रशासनिक प्रणाली में व्यापक परिवर्तन देखा गया है। क्या विकसित देश और क्या विकासशील देश, क्या विकसित देश और क्या विकासशील देश आज सभी, क्या विकसित देश और क्या विकासशील देश आज सभी, क्या विकसित देश और क्या विकासशील देश आज सभी कोरोना महामारी से या कोरोना महामारी के चुनौतियों से समान रूप से मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चुनौतियों से समान रूप से मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। क्लियर है? देखिए, ठीक है। शासन को आधार प्रदान करने वाला प्रशासन, शासन को आधार प्रदान करने, शासन को आधार प्रदान करने, शासन को आधार प्रदान करने और अखंडता, देश की अखंडता, एकता की रक्षा, देश की अखंडता और एकता की रक्षा, शासन को आधार प्रदान करने और देश की अखंडता और एकता की रक्षा करने वाला लोक प्रशासन, आज करने वाला लोक प्रशासन आज अभिनव चुनौतियों का सामना कर रहा है, अभिनव चुनौतियों का सामना कर रहा है। नो वन नोज, कोई जानता नहीं कि कैसे क्या हो जाएगा, अभिनव चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। देखिए, लोक प्रशासन समझ रहे हैं? लोक प्रशासन एक आधुनिक समाज का, लिखिए आधुनिक समाज का या आधुनिक समय का या आधुनिक देश का, आधुनिक समाज का, ठीक है, एक आवश्यक और अपरिहार्य अंग है, एक आवश्यक और अपरिहार्य अंग है, एक आवश्यक और एक अपरिहार्य अंग है। क्लियर है? अब आवश्यक और अपरिहार्य अंग है। यह शासन को आधार प्रदान करता है, यह शासन को आधार प्रदान करता है। समझ रहे? यह
शासन को आधार प्रदान करता है। ठीक है, यह देश की अखंडता और एकता की रक्षा करता है। यह देश की अखंडता और एकता की रक्षा करता है। यह देश की अखंडता और एकता की रक्षा करता है। यह देश की अखंडता और एकता की रक्षा करता है। यह समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। यह समाज में शांति और सद्भाव, लिख सकते हैं, शांति और सद्भाव बनाए रखता है। यह समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखता है। यह समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखता है। यह एक तरफ बिजली पानी सड़क जैसे बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। वहीं दूसरे ओर यह समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा करता है। समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा करता है। देयर इज नो कन्फ्यूजन। समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा करता है। यह समाज में निरंतरता और परिवर्तन का कारक है। यह समाज में निरंतरता और परिवर्तन का कारक है। यह समाज में निरंतरता और परिवर्तन का कारक है। ठीक है, यह समाज में निरंतरता और परिवर्तन का कारक है। और समाज का कोई भी दूसरा घटक और समाज का दूसरा कोई भी घटक इसके समान महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है, ये तो हमने किसके बारे में बतलाया? ठीक है, कि लोक प्रशासन वर्चुअली कहते किसको है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं विकसित देश या विकसित समाज में लोक प्रशासन की क्या वस्तु स्थिति है, उसके बारे में हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा विकसित देशों के बारे में, विकसित समाजों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, विकसित देशों, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। देखिए, विकसित देशों को ठीक है, और विकसित देशों को पश्चिमी यूरोपीय देश तथा पश्चिमी यूरोपीय देश अथवा विकसित पश्चिमी यूरोपीय देश अथवा औद्योगिक प्रधान देश कहा जा सकता है। औद्योगिक प्रधान देश कहा जाता है। औद्योगिक प्रधान देश कहा जाता है। इसके अंतर्गत अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश सम्मिलित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस,
जर्मनी जैसे देश क्या होते हैं, स्वतंत्र होते, ये सम्मिलित होते। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। ये देखिए, ये देश बहुत पहले स्वतंत्र हो चुके हैं। 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 और यहाँ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरा हो चुका। और यहाँ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरा हो चुका। और यहाँ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरा हो चुका। अर्थात 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 यहाँ भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप में राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। मतलब ये लोग भौगोलिक रूप टुकड़ा टुकड़े में बटा हुआ नहीं, बल्कि एकजुट हो गया। और दूसरा मनोवैज्ञानिक रूप का मतलब क्या हुआ, मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। सब अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे जापान में, चाहे जर्मनी में, सब बटे हुए नहीं है राष्ट्रीय मुद्दे पर और बहुत सारे दलगत आधार पर, जाति धर्म वगैरह पर, जितना विकासशील देशों में देखने को मिलता है। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। यहाँ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरा हो चुका है और यहाँ हमारे सामाजिक, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप में क्या है, एकीकरण हो चुका है। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। देखिए, इन देशों में लोक प्रशासन को सीमित व परिभाषित भूमिका निभाना पड़ता है। इन देशों में लोक प्रशासन को सीमित और परिभाषित भूमिका निभाना पड़ता है। सीमित मतलब डिफाइंड कर दिया गया, इससे ज्यादा आपको काम नहीं करना है, और जो करना है वो पूरी तरह आपको पता है और आप उसी हिसाब से करते हैं। तो सीमित और परिभाषित भूमिका निभाना होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, विकसित देशों में सामाजिक आधारभूत संरचना पूरी तरह निर्मित होता है। विकसित देशों में सामाजिक आधारभूत संरचना पूरी तरह निर्मित होता है। समाज आधुनिक मूल्यों पर निर्मित होता है। समाज आधुनिक मूल्यों पर निर्मित होता है। नातेदारी की भूमिका सीमित होती है। ठीक है, इसके अलावे इन देशों में एक बड़े संख्या में गैर सरकारी संगठन व सब समाज
कार्य कर रहे होते हैं। गैर सरकारी संगठन और सब समाज कार्य कर रहे होते हैं। क्लियर है? यहाँ पर गैर सरकारी संगठन भी है, सब समाज भी है, एनजीओ भी काफी है, और लोग जो है आधुनिक मूल्यों पर निर्मित है। क्लियर है? इन देशों में लोक प्रशासन को एक प्रायोजक और प्रेरक की भूमिका निभाना पड़ता है। इन देशों में लोक प्रशासन को एक प्रायोजक और प्रेरक की भूमिका निभाना होता है। प्रायोजक का मतलब क्या होता है? फैसिलिटेटर की भूमिका निभाना होता है। और एक मतलब कह सकते हो जी कैटलिस्ट फैक्टर की भूमिका निभाना होता है। कारण क्या है बताइए? कारण यह है कि यहाँ सामाजिक क्षेत्र में एक बड़े संख्या में गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन काम कर रहे होते हैं। तो इस परिस्थिति में लोक प्रशासन के लिए कोई ज्यादा रोल नहीं रह जाता है। तो उसमें वो क्या करता है? वह सीमित और परिभाषित भूमिका निभाता है। और क्या करता है बताइए? जो एनजीओ हुए, सोशल सेक्टर हुए, वे जो काम कर रहे होते हैं उनको क्या करता है? सहयोग देना होता है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। कैसे क्या करना होता है? सरकारी से गैर सरकारी संगठन और स्वैच्छिक संगठन को के संदर्भ में प्रेरक की भूमिका निभाना होता है। एक कर सकते हो प्रायोजक की भूमिका निभाना। काम करेंगे वो, आपका काम है संसाधन दे देना, आपका काम है दिशा निर्देश देना, और बाकी छोड़ दिए वो अपना संभाल लेंगे। होता है कि नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं। इन देशों में यानी विकासशील देशों में, देखो विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था पूंजीवादी स्वरूप का होता है। विकसित देशों में अर्थव्यवस्था पूंजीवादी स्वरूप का होता है। जिसमें ठीक है, जिसमें बाजार और निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन देशों में आधारभूत संरचना विकसित है। और निर्धनता और बेरोजगारी अपेक्षाकृत कम होता है। निर्धनता और बेरोजगारी क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है। निर्धनता तो बेरोजगारी तो अभी देख रहे होगे आप, कोरोना महामारी के कारण पूरा वैश्विक स्तर पर फैल गया। अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह आज के तारीख में महामारी के कारण बेरोजगारी देखने को मिल रहा है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। देखिए इन देशों में लोक प्रशासन क्या करता है? एक सहयोगी की भूमिका निभाता है। वह अर्थव्यवस्था का नियमन करता है। यानी रेगुलेट करता है। वह अर्थव्यवस्था का नियमन करता है और निजी क्षेत्र और बाजार तंत्र को प्रभावी रूप से काम करने के लिए सहयोग प्रदान करता है।
प्रभावी रूप से काम करने के लिए सहयोग प्रदान करता है। क्लियर है? देखिए, विकसित देशों में राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण रूपेण व्यावसायिक होता है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है? पूर्ण रूपेण व्यावसायिक होता है। क्लियर है? राजनीतिक व्यवस्था नीति निर्धारण करने और प्रशासन पर नियंत्रण रखने में सक्षम होती है। प्रशासन पर नियंत्रण रखने में क्या होता है? सक्षम होती है। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इस परिप्रेक्ष्य में, अंडर दिस सर्कमस्टांस, इस परिप्रेक्ष्य में विकसित देशों में लोग प्रशासन को ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करना होता है। क्योंकि राज्य व्यवस्था सक्षम है वह निर्धनता दूर करने में, बेरोजगारी दूर करने में और समाज के बहुत सारे मुद्दों का निपटारा करने में स्वयं सक्षम है। इसलिए लोक प्रशासन को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विकासशील देशों में ज्यादा भूमिका निभाने की जरूरत नहीं बनती है। समझ रहे हैं? वह वर्चुअली क्या करता है? वह वर्चुअली कह सकते हो जो पॉलिसी बना दिया गया उसको वो लागू करने का काम करता है, व्यवसायिक तरीके से, दक्ष तरीके से। अंत में विकसित देशों में जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जब अंत में विकसित देशों में प्रशासनिक तंत्र में क्या देखते हो? व्यवसायिकता के तत्व होते हैं। प्रशासनिक तंत्र में व्यवसायिकता के तत्व होते हैं। ठीक है? वह नौकरशाही आदर्श प्रतिमान के ढांचा के अनुरूप होता है। ठीक है? उसी के तर्ज पर होता है। नौकरशाही आदर्श प्रतिमान के ढांचा के अनुरूप होता है। इसके अलावे कौन विकसित देशों में लोक प्रशासन, इसके अलावे ठीक है, इसके अलावा निरंतर क्षमता निर्माण में जुड़ा रहता है। इसके अलावा निरंतर क्षमता निर्माण से जुड़ा रहता है। और ठीक है, और अपने कर्तव्य और दायित्व का ठीक है, अपने कर्तव्य और दायित्व का व्यावसायिक ढंग से निर्वहन करता है। मतलब अपने भूमिका और कार्य को एकदम प्रोफेशनल के ढंग से मैनेज करता है। समझ रहे? क्योंकि यहाँ पर उसको राजनीतिक व्यवस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। इसकी व्यवस्था अपनी है और वह बेहतर ढंग से काम करता है। क्लियर हो गया? देयर इज नो कंफ्यूजन। तभी मैं किसके बारे में बता रहा था? विकसित देशों के बारे में बता कि विकसित देशों में लोक प्रशासन की जो भूमिका होती है वह सीमित होती है, कम होती है, क्योंकि वहाँ का स्वरूप ही कुछ इस प्रकार। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। पैराग्राफ चेंज कर देना और लिखना। देखिए, इस प्रकार देखिए हो गया। भूमिका नहीं आते, यहाँ लिखना कि विकासशील देशों को, ठीक है, विकासशील देशों को कई नामों से जाना जाता है। विकासशील देशों को
कई नामों से जाना जाता है। विकासशील देशों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे जैसे तृतीय विश्व के देश, जैसे तृतीय विश्व के देश, एशियाई अफ्रीकी देश, एशियाई अफ्रीकी देश, एशियाई अफ्रीकी देश, फिर 9 स्वतंत्र या 9 लोकतांत्रिक देश या आधुनिक लोकतांत्रिक देश, आधुनिक लोकतांत्रिक देश, अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश, आधुनिक लोकतांत्रिक देश, अल्प विकसित देश, तृतीय विश्व के देश, तृतीय विश्व के देश, या एशियाई अफ्रीकी देश, या एशियाई अफ्रीकी देश। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत, इसके अंतर्गत भारत, चीन को रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? वैसे तो चीन अपने आप को विकसित देश बोलता है, लेकिन अब तो हाल तक तो चीन को विकासशील देश ही कहते थे। भारत, बांग्लादेश कह सकते हो, पाकिस्तान हुआ, हमारे चीन को रख सकते हो। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डेवलप हुए एशिया अफ्रीका के देश, वो सब आ जाते हैं। समझ, जिम्बाब्वे हुआ, चाहे केनिया हुआ, चाहे साउथ अफ्रीका हुआ, समझ, ये सब विकासशील देश में आते हैं। क्लियर है? इत्यादि सम्मिलित होते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। देखिए, इन देशों का उपनिवेशिक अतीत है, इन देशों का एक औपनिवेशिक अतीत है, इन देशों का एक औपनिवेशिक अतीत है। औपनिवेशिक और सर कॉलोनियल, औपनिवेशिक अतीत है। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। ये एक लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद के अधीन रहे हैं, एक लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद के अधीन रहे, और एक लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद के अधीन रहे, एक लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद के अधीन रहे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। इन देशों में उपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र, इन देशों को उपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र, इन देशों को एक उपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र और अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्याएं, और अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्याएं, अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्याएं विरासत के रूप से प्राप्त हुई, विरासत के रूप से मिली है। विरासत समझो, लेगेसी के रूप में मिला, विरासत के रूप में मिली। ठीक है, विरासत के रूप में मिली। इन देशों के समझ राष्ट्र निर्माण और विकास दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इन देशों के समझ राष्ट्र निर्माण और तीव्र और संतुलित विकास दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यानी कि ये टुकड़ों में बटे हुए हैं, और लोगों में भौगोलिक एकीकरण नहीं हुआ है और मनोवैज्ञानिक एकीकरण नहीं हुआ है। समझ रहे? तो ये तो जो इनको जोड़ने वाला काम, उसी को राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्र निर्माण का कार्य कर सकते हैं। समझ रहे? और दूसरा हुआ कि मतलब कह सकते हो कि विकास जो हुआ पूरी तरह ढंग से नहीं हुआ, और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से हुआ नहीं। राष्ट्र निर्माण और तीव्र और संतुलित विकास दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, प्राथमिकता है, वगैरह वगैरह। यहाँ तक लिख लिया। राष्ट्र निर्माण और समझ रहे, तीव्र और संतुलित विकास, सामाजिक आर्थिक विकास दो महत्वपूर्ण आवश्यकता है। देखिए, इन देशों में
सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, इन देशों में सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था संक्रमणशील स्थिति में होता है। संक्रमणशील स्थिति में समझ रहे, परिवर्तन के क्रम में होता है, संक्रमणशील स्थिति में होता है। मतलब कुछ लोग ज्यादा क्वालिफाइड है, कुछ लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वगैरह वगैरह, संक्रमणशील स्थिति में होता है। ठीक है। आमतौर पर इन समाजों में रूढ़िवादिता हमारे अंधविश्वास सामाजिक इत्यादि की आवश्यकता अधिकता होती है। सामाजिक अपव्यय इत्यादि की अधिकता होती है। सामाजिक अपव्यय इत्यादि की अधिकता होती है। हमारे यहाँ देखते हो शादी कितना खर्चीला है। हमारे यहाँ मृत्यु भोज, देखो पिछले दिनों कल ही मैं देखा राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज पर पाबंदी लगा दी कि मृत्यु को होने पर भोज होने की जरूरत नहीं है। जितने पैमाने पर संसाधन का बर्बादी होता है वो पैसा अगर राष्ट्र के निर्माण में चले जाए तो ज्यादा फायदा हो सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये मतलब अब ये बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? साथ ही इन देशों में गैर सरकारी संगठन और स्वैच्छिक संगठनों का अभाव होता है। जो है थोड़ा बहुत वो अपने पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए, अगर है भी कुछ लोग ना तो वो अपना पैसा कमाने के चक्कर में लगे। इस परिस्थिति में विकासशील देशों में लोक प्रशासन को ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन, नेतृत्वकारी भूमिका निभाना होता है। नेतृत्वकारी भूमिका निभाना होता है। उसे सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना होता है। सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना होता है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना होता है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना होता है। समाज के दुर्बल वर्गों को न्याय प्रदान करना पड़ता है। समाज के दुर्बल वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना पड़ता है। समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय प्रदान करना होता है। समाज के कमजोर वर्गों क्या करना पड़ता है? और समाज में नवाचार का मतलब कह सकते हो समावेश करना पड़ता है। समाज में नवाचार का समावेश करने से भारत ही ले लो, इतने साल हो गए लेकिन लोग के पास अपना टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, रोड पर जाते खेत उसमें सुरक्षा कितना होता है, खासतौर पर महिलाओं के लिए। पिछले दिनों भारत सरकार ने जो ये अभियान चलाया, जहाँ मतलब हर घर में शौचालय की स्थापना, जो भी जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आप देखते हो कम से कम कितना महिलाओं के प्रति क्राइम जो होता था वो घट गया है। और कितना मतलब एक नया बीमारी वगैरह जो पहले होता था उससे राहत मिली है कि नहीं? तो आप कर सकते हो नवाचार का संचार करना होता है।
देखते हो प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ हमेशा नया नया बतलाते रहते हैं कि आप क्या करें ताकि सामाजिक आर्थिक रूप से देश और सबल बने और ताकतवर बने। और इसके अलावे एक पॉइंट और जोड़ दो, इसके अलावे इसे सब समाज को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। सब समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, पैसा देना होता है, क्षमता बढ़ाना होता है, प्रशिक्षण देना होता है। अरे गैर सरकारी संगठन आए अपनी भूमिका निभाए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो सब समाज को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, पैसा देना होता है। देखिए विकासशील समाजों का या विकासशील देशों का अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों का अर्थव्यवस्था कैसा होता है? मतलब विकासशील देशों का अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होता है। कृषि आधारित होगा या मिश्रित टाइप का होगा, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों होंगे। कृषि आधारित होता है जो मानसून के अनिश्चितता पर टिका होता है, मानसून आ गया तो कृषि उत्पाद अच्छा हो गया, मानसून फ्लिप कर गया तो आपका कृषि उत्पाद कम हो जाते। जो मानसून के अनिश्चितता पर टिका होता है, देरीनों का नियोजन अनिश्चितता पर टिका होता है। इन समाजों में आधारभूत संरचना का अभाव होता है। इन देशों में आधारभूत संरचना का अभाव होता है। इन देशों में आधारभूत संरचना सर बिजली, पानी, सड़क वगैरह। कई दफा केबीसी में देख रहा था, बिहार के गांव के बारे में दिखला रहा था। एक लड़का अच्छा पैसा कमाया था केबीसी में, अपने गांव के बारे में दिखलाया कि सड़क नहीं है कि अपने घर तक जाने में बरसात के लिए, तो वो बाहर रहता कहीं किराया लेकर। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? कुछ नहीं है, तो बस बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी सेवाएं आप नहीं दे पाते इस मायने में। तो क्या है मतलब आपका कि आधार बिजली, पानी से बुनियादी से आधारभूत संरचना का निर्माण करना होता है। और निर्धनता और बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्यक्रम संचालित करना होता है। निर्धनता और बेरोजगारी दूर करने के लिए कई कार्यक्रम, कल्याण और विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। कल्याण और विकास के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके अलावे बाजार और निजी क्षेत्र में जो को और आगे आ सके उसके लिए क्या करना होता है? ताकत प्रदान करना होता है। इसके अलावे यह बाजार और निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाजार और निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाजार और निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही अर्थव्यवस्था में एकाधिकार, धन के संकेंद्रण इत्यादि को रोकना होता है। अर्थव्यवस्था में धन का एकाधिकार हुआ या फिर कह सकते हो जमाखोरी हुआ, और ये सब को रोकना होता है। धन का संकेंद्रण हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये सब क्या करना होता है? रोकना होता है। ये किसके हिस्से में आता है? लोक प्रशासन के हिस्से में आता है। कई दफा देखते जमाखोरों के विरुद्ध सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ती है, समझ रहे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विकासशील देशों में आपने क्या देखा? सामाजिक व्यवस्था में भी लोक प्रशासन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ रहा है और आर्थिक क्षेत्र में भी लोक प्रशासन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ता है। विकासशील देशों में जो राज व्यवस्था होता है, हमारे राजनीतिक व्यवस्था, वह भी थोड़ा कर सकते हैं गैर व्यवसायिक प्रकृति का होता है। विकासशील देशों में राजनीतिक व्यवस्था गैर व्यवसायिक प्रकृति का होता है। लोकतंत्र होती जरूर है, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें सतही होती है। मतलब लोकतंत्र की जड़ें क्या होती है? सतही होती है, ऊपर होता है, पूरा नीचे तक फैला हुआ नहीं होता है। लोकतंत्र को लोग हल्का फुल्का ढंग से समझते हैं, वो पूरा रूप से उसको समझने की कोशिश या प्रयास नहीं करते। ठीक है,
देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो लोकतंत्र की जड़ें सही होती है राजनीतिक व्यवस्था नीति निर्धारण करने, राजनीतिक व्यवस्था नीति निर्धारण करने और प्रशासन पर नियंत्रण रखने में, नीति निर्धारण करने और प्रशासन पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह सक्षम नहीं होता है। राजनीतिक व्यवस्था पर नीति निर्धारण करने और प्रशासन पर नियंत्रण करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, इन देशों में चुनाव क्या होता है? इन देशों में चुनाव देखोगे हिंसा, दलगत मतलब कैसे जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर होता है। इन देशों में हिंसा, चुनाव हिंसात्मक होता है और जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर होता है। जनता जो होगी वह क्या, जनता राजनीतिक रूप से क्या रहती है? तटस्थ रहती है, उदासीन रहती है, होपलेस रहती है, उम्मीद नहीं रखती, उनको नहीं लगता कि कुछ इनसे होने वाला। ठीक है, लेकिन जनता क्या होता है? राजनीतिक रूप से उदासीन रहती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन को, इस परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन को, इस परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन को राजनीतिक परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में समझ रहे हैं, महती भूमिका निभाना होता है। राजनीतिक परिदृश्य में महती भूमिका निभाना होता है। राजनीतिक परिदृश्य में महती भूमिका निभाना होता है। उसे समाज के दुर्बल वर्गों के लिए, उसे समाज के दुर्बल वर्गों के लिए राजनीतिक न्याय प्रदान करना होता है। उसे समाज के दुर्बल वर्गों के लिए राजनीतिक न्याय प्रदान करना होता है। आरक्षण वगैरह की व्यवस्था देखते होगे, राजनीतिक न्याय प्रदान करना होता है। इसके अलावे उसे जनता को, इसके अलावे उसे जनता को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाना होता है। उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाना होता है कि आप पैसा देके वोट मत दीजिए, आप निष्पक्ष रूप से वोट दीजिए। साथ ही उसे एक निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करना होता है। साथ ही उसे एक निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव, देखते पिछले दिनों भारत में चुनाव और पहले का चुनाव में कितना फर्क हुआ। अब तो चुनाव केंद्र में जाइए कोई डर ही नहीं लगता। पहले तो कब बम पड़ जाएगा, कब हमला, लड़ाई झगड़ा होगा, बड़ा मुश्किल होता था। तो निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराना सुनिश्चित करना होता है। क्लियर है? साथ ही राजनीतिक व्यवस्था को उनके कर्तव्य निर्वहन में सहयोग देना होता है। साथ ही राजनीतिक व्यवस्था को उनके कर्तव्य निर्वहन में क्या करना होता है? सहयोग देना होता है। उनके कर्तव्य निर्वहन में सहयोग देना होता है। देखिए, विकासशील देशों का, पैराग्राफ चेंज कर देना, विकासशील देशों का प्रशासनिक व्यवस्था पर उपनिवेशिक प्रभाव होता है। प्रशासनिक व्यवस्था पर उपनिवेशिक प्रभाव होता है। ठीक है, इसमें आधुनिकता और व्यावसायिकता का अभाव होता है। ठीक है, इसके अलावे ये अपने अधिकार और मर्यादा से, क्या रहते हैं? अनभिज्ञ रहते हैं। क्या काम उनके दायरे में आता है, कौन काम उनके दायरे में नहीं आता, कंफर्म नहीं रहता। समझ रहे हैं? कुछ कभी राजनीतिक व्यवस्था में घुस जाते हैं, कभी। क्लियर? साथ ही समझ रहे हैं, प्रशासन में नवाचार और प्रयोगधर्मिता का अभाव रहता है। साथ ही प्रशासन में नवाचार और प्रयोगधर्मिता का अभाव होता है। प्रशासन में प्रयोगधर्मिता और नवाचार का अभाव होता है। इस परिप्रेक्ष्य में
इस परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन को विकासशील देशों में लोक प्रशासन को विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक विकासात्मक भूमिका के बजाय सामाजिक आर्थिक भूमिका के अलावे सामाजिक आर्थिक विकासात्मक भूमिका के अलावे सामाजिक आर्थिक भूमिका के अलावे समझ रहे हैं प्रशासनिक क्षमता का पुनर्निर्माण और प्रशासनिक क्षमता का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण करने का भी काम करना होता है। प्रशासनिक क्षमता का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण करने का भी काम करना होता है। मतलब उन्हें व्यावसायिकता लाना होता है, उन्हें विशेषज्ञता हासिल करना होता है, उन्हें समझ रहे हैं नीति क्रियान्वयन करने में सक्षम बनना होता है, उन्हें कार्यकुशल बनना होता है। ये सब कमी रहता है उनमें, समझ आया आपको? तो क्या होता है इनको प्रशासनिक मतलब प्रशासन जो समाज के लिए काम करे तो करे ही करे, इसके अलावा अपनी क्षमता का भी आप निर्माण करें, अपने व्यवस्था का भी निर्माण करें। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। देखिए उपरोक्त पैराग्राफ चेंज, उपरोक्त मतलब समझ आया कि क्षमता मतलब सामाजिक आर्थिक दायित्व के निर्वहन करने के साथ साथ आपको अपने क्षमता का भी निर्माण करना होगा, अपना नवीकरण करना होगा, अपने व्यवसाय विसंगतियों को दूर करना होगा, प्रयोग धर्मिता लाना होगा, नवाचार लाना होगा वगैरह वगैरह। क्लियर है? देखिए उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन के विकसित और विकासशील देशों के लोक प्रशासन के भूमिका और कार्यों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अंतर है। भूमिका और कार्यों में मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर है। मात्रा में भी अंतर है और गुणात्मक में भी अंतर है। मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर है। मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर। हालांकि कालक्रम में दोनों पारिस्थितिक घटकों से व्यापक तौर पर प्रभावित हुए हैं। पारिस्थितिक घटकों से व्यापक तौर पर प्रभावित हुए हैं और आज लगभग दोनों एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आज लगभग दोनों एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज दोनों लगभग एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज कोरोना महामारी दोनों को प्रभावित कर रहा है। आज कोरोना महामारी दोनों को प्रभावित कर रहा है। आज कोरोना महामारी दोनों को प्रभावित कर रहा है। आज दोनों देशों में
लॉकडाउन, आज दोनों देशों में लॉकडाउन, बेरोजगारी, मंदी, समझ रहे हैं, आतंकवाद, पर्यावरण असंतुलन या पर्यावरणीय कह सकते हो असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, समझ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, समझ रहे हैं, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम, समझ रहे हैं, साइबर क्राइम, और कह सकते हो आप केमिकल और जो कह सकते हो ना जेनेटिक डिजीज टाइप का जो कोरोना महामारी हो गई, समझ रहे हैं, कह सकते हो कि कह सकते हो जैविक कह सकते हो युद्ध जैसे स्थिति, जैविक युद्ध जैसे स्थिति समान रूप से विद्यमान है, जैविक युद्ध जैसे स्थिति समान रूप से विद्यमान है। आज दोनों देशों के लोक प्रशासन को, आज दोनों देशों के लोक प्रशासन को न केवल समझ रहे हैं, न केवल साझा रणनीति के तहत काम करना पड़ रहा है, न केवल साझा रणनीति के तहत काम करना पड़ रहा है, साझा रणनीति के तहत काम करना पड़ रहा है, बल्कि कई क्षेत्रों में एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ गई है, कई क्षेत्रों में एक दूसरे पर व्यापक निर्भरता बढ़ गई है, कई क्षेत्रों में एक दूसरे पर व्यापक निर्भरता बढ़ गई है। जैसा कि पिछले दिनों कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत जैसे विकासशील देशों ने भारत जैसे विकासशील देश ने अमेरिका और कई विकसित देशों को औषधि प्रदान किए, आज विश्व के बदलते परिवेश में नए चुनौतियों और मुद्दों के आलोक में जैसे चीन का प्रभाव देख रहे हो, समझ रहे हैं, हांगकांग की समस्या देख रहे हो आज, समझ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम देख रहे हो आप, समझ रहे हैं। तो नवीनतम या चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं, विकसित और विकासशील देश के बीच विभेद का पारंपरिक दीवार आज ढहता जा रहा है, आज ढह रहा है
विकसित और विकासशील देश दोनों विकसित और विकासशील देश दोनों एक समान रूप से विकसित और विकासशील देश दोनों एक समान रूप से वैश्विक अभिशासन के तहत कार्य कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं और कोरोना महामारी सहित एक समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, एक समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है, एक समान सामना कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक आउटलाइन बतलाया, इस आउटलाइन को आप अंतिम मत मान लीजिए और मॉडल मत मान लीजिए, इससे आप हेल्प लीजिए, इसमें अपने तरह से जोड़िए, घटाइए, इसमें वैल्यू एडिशन करिए और इसका आंसर लेके मेरे को पोस्ट करिए। ठीक है, मैं तो एक केवल आउटलाइन दिया, यही इसको मानक नहीं मानना, बस इसी में वैल्यू एडिशन करना है और इसका ये आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा जो इस बार बीपीएससी में एक्सपेक्टेड। क्लियर है? तो इस पर आप आंसर वर्कआउट कीजिए और कोई दिक्कत होगा तो मेरे को फोन करें या कांटेक्ट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।